फोरकास्ट इल्यूजन, भविष्य जो करते हैं, भविष्य का के बारे में बताते हैं, उसका इल्यूजन। फॉल्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट समझते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट वो तो प्रॉफिट है। जैसे मोहम्मद प्रॉफिट माने जाते हैं, जो भगवान की बातें बताने के लिए आते हैं, जैसे वेद व्यास प्रॉफिट माने जाते हैं, प्रॉफिट होते हैं। फेसबुक टू बी नंबर 1 एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इन 3 years, 3 साल में फेसबुक जो है वो टीवी को खत्म कर देगी। ये क्या है? एक फोरकास्ट है। रेजिम शिफ्ट इन नॉर्थ कोरिया इन 2 years, 2 साल में शिफ्ट हो जाएगी नॉर्थ कोरिया पूरी की पूरी, फोरकास्ट है ये। सार ग्रेप्स फ्रॉम फ्रांस एज अर्जेंटीनियन वाइन्स एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट, जो खट्टे, चूंकि खट्टे ग्रेप्स है फ्रांस में, इसलिए अर्जेंटीना के वाइन पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर जाएगी। ये भी क्या है? फोरकास्ट है। यूरो कोलैप्स लाइकली, यूरो पता है क्या है? यूरो जहां रुपया चलता है, जैसे यूरोप में यूरो चलता है, वो अब गिरने वाला है। लो कास्ट स्पेस फ्लाइट्स बाय 2025, 2025 तक में बहुत सस्ते हवाई जहाज चलेंगे, इसमें आप बस के किराए के बराबर घूम सकते हो। ये सब फोरकास्ट है। नो मोर क्रूड ऑयल इन 15 years, 15 साल में सारे के सारे तेल खत्म हो जाएगा। क्या है ये? फोरकास्ट। फोरकास्ट का एक बहुत बड़ा घाटा मेरे पिताजी को लगा था, मैं बाद में बताता हूं। एवरी डे एक्सपर्ट्स बॉम्बार्ड अस विथ प्रेडिक्शंस, हर रोज एक्सपर्ट्स जो होते हैं बताते हैं, तुम भीख मांगोगे जब बड़े होगे, तुम 12वीं पास हो जाओगे तो। बट हाउ रिलायबल दे आर, वो कितने रिलायबल हैं, कितना भरोसेमंद है वो। Until few years ago, no one bothered to check. Then along came Philip Tetlock. कोई बॉदर नहीं करता था कि फोरकास्ट करने वाले कितने रिलायबल हैं, लेकिन फिर कौन आया? फिलिप टेटलॉक। उसने सोचा कि ये जो फोरकास्ट करते हैं कितने रिलायबल हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल तक, ही इवेल्युएटेड 28,361 प्रेडिक्शंस, जो दुनिया के प्रेडिक्शन किए गए थे, भविष्यवाणियां की गई थी, 28,361 प्रेडिक्शन उसने चेक किया। फ्रॉम 284 सेल्फ अपॉइंटेड प्रोफेशनल्स, उसने 284 लोगों को इकट्ठा किया, उनके थ्रू इसको चेक करवाया, 28,000 फोरकास्ट्स। रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या था? इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, वो कितने सही साबित हुए? द एक्सपर्ट फेयर्ड ओनली मार्जिनली अमंग द पुअरेस्ट परफॉर्मर्स। जो एक्सपर्ट फोरकास्ट किए थे वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं फोरकास्ट कर पाए थे। एक टैक्सी ड्राइवर का जो फोरकास्ट था और एक मार्केट का जो स्पेशलिस्ट होता है, फाइनेंस का इकोनॉमिस्ट, दोनों का तकरीबन वही फोरकास्ट हुआ, सही साबित हुआ। आयरोनिकली, बड़ी तज्जुब की बात है, द मीडिया डार्लिंग्स वर एमंग द पुअरेस्ट परफॉर्मर। और सबसे बेकार जो फोरकास्ट किया था वो किसने किया था? जो मीडिया में बोलते हैं ये ऐसा हो जाएगा, वैसा टीवी के सामने जो लोग बोलते हैं। And of those, the worst were the prophet of doom and disintegration. और जिन्होंने ये कहा था दुनिया बर्बाद होने वाली है, खत्म होने वाली है, गरीबी आ जाएगी, मर जाएंगे सब, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सबसे बेकार फोरकास्ट हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपको मालूम है ना, 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, 31 दिसंबर 2012 को आखिरी डेट थी दुनिया की, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, ऐसे कुछ था डेट, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। लेकिन हम बैठे हैं यहां पे। Examples of their far-fetched forecast included the collapse of Canada, Nigeria, China, India, Indiana, South Africa, Belgium and Europe. None of these countries have imploded. उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था कि ये कंट्रीज खत्म हो जाएंगी, कनाडा, नाइजीरिया, चाइना, इंडिया, लेकिन सब आराम से भी चल रही है। These are the two kinds, there are two kinds of forecasters, दो टाइप के फोरकास्टर्स होते हैं, those who don't know and those who don't know they don't know. एक तो वो जो कहते हैं भैया हमको पता नहीं है, और दूसरे जिनको पता ही नहीं कि उनको मालूम नहीं, उनको लगता है हमको सब कुछ पता है। जैसे हमारे यहाँ मार्केटिंग वाला है, जब उसकी कंपटीशन वाले आए थे दुकान खोलने, बोलता है सर महीने भर में भाग जाएंगे वो लोग, और अब टेंशन हो गई क्योंकि आधे से ज्यादा काम उनका वो ले गया। तो सेकंड वाले में आता है वो आदमी, उसको पता नहीं हो क्या बोल रहा है। ये किसने लिखा था? रोट हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ
गैलब्रेथ, मेरे पास की बुक है. विद दिस ही मेड हिमसेल्फ अ फिगर ऑफ हेट्रेड इन हिज ओन गाइड. जब उसने ये चीज कहा कि फोरकास्टर दो टाइप के होते हैं, एक जिनको पता नहीं होता और दूसरे जिनको मालूम ही नहीं था, उनको नहीं मालूम है, तो सब लोगों ने उसको हेट करना शुरू कर दिया. फंड मैनेजर पीटर लिंच समड इट up even more cuttingly. There are 60,000 economists in the US, many of them employed full time trying to forecast recession and interest rates, and if they could do it successfully twice in a row, they'd all be millionaires by now. बोलता है 60,000 लोग हैं जो फोरकास्ट करते हैं इकोनॉमिस्ट. अगर सबने सही से किया होता वो सब करोड़पति होते. क्यों नहीं होते वो सब? As far as I know, most of them are still gainfully employed, which ought to tell us something. वो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनके काम का मेन काम क्या है? कुछ बताओ. कुछ तो बताना ही है, तो कुछ भी बताओ. That was 10 years ago. 10 साल पहले की बात थी. Today, US could employ 3 times as economists with little or no effect on the quality of their forecast. ये 10 साल पहले. आज उससे 3 गुने फोरकास्टर्स हो चुके हैं, लेकिन उनकी फोरकास्टिंग में कोई भी सुधार नहीं आया. The problem is that experts enjoy free rein with few negative consequences. प्रॉब्लम यह है कि वो लोग रेन मतलब समझते हैं? REIN, रेन, लगाम. उनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है. कुछ भी करते रहते हैं और उसका कोई नुकसान, अगर कुछ गलत कर दिया तो कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है. इफ दे स्ट्राइक इट लकी, अगर उनकी किस्मत तेज हो गई, दे एंजॉय पब्लिसिटी. अरे देखो यार, इन्होंने फोरकास्ट किया था, सच हो गया. They enjoy publicity, consultancy offers and publication deals. मतलब किताब लिखेंगे फिर वो कि ऐसा ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा ऐसा करो तो ये होगा. उनको नौकरियां मिलेंगी अच्छी अच्छी. And if they are completely off the mark, they face no penalties. लेकिन अगर एकदम बेतुकी बात बोली उन्होंने जो नहीं सच हुआ, तो उनको कोई पेनाल्टी नहीं है. इसी को तालिब बोलता है स्किन इन द गेम. जिनकी चमड़ी गेम में नहीं होती वो लोग गलत करते हैं. Either in terms of financial compensation or loss in reputation. इनको ये दोनों नुकसान नहीं होता. ना तो उनको पैसे का दिक्कत होती है अगर कुछ गड़बड़ बोलते हैं तो, ना ही तो उनकी बेइज्जती होती है. This win-win scenario virtually incentivizes them to churn out as many prophecies as they can muster. इसी की वजह से जितने मर्जी वो फोरकास्ट करते रहते हैं. Indeed, the more forecasts they generate, the more will be coincidentally correct. जितने फोरकास्ट करेंगे उसमें से कोइंसिडेंस भी होने के चांसेस हैं. कोइंसिडेंस समझते हैं? कोइंसिडेंस, तुक्का. तुक्के से कोई काम हो जाए तो सोचेंगे हमने किया था. आइडियली देखा जाए, दे शुड हैव टू पे इनटू सम सॉर्ट ऑफ फोरकास्ट फंड. जब भी कोई फोरकास्ट कर रहे हैं तो उनको एक फंड बनाना चाहिए कि मैं गारंटी देता हूं $1,000 पर प्रेडिक्शन. मेरा ये प्रेडिक्शन अगर सच नहीं हुआ तो मेरा $1,000 दूंगा मैं. If the forecast is correct, the expert gets his money back with interest. Expert को पैसा मिलना चाहिए with ब्याज. And if it goes wrong, the money goes to charity. और अगर गलत होता है तो चैरिटी को चला जाएगा. ऐसा होना चाहिए. तब वो सही करते फोरकास्ट या सोच समझ के करते. So, what is predictable and what is not? तो क्या predictable है? किस चीज का फोरकास्ट कर सकते हैं और किस चीज का फोरकास्ट नहीं कर सकते? Some things are fairly simple. कुछ चीजें हैं वो सिंपल है, predictable है. For example, जैसे कि I have a rough idea of how many pounds I will weigh in a year time. एक साल बाद मेरा वजन कितना होगा? आज मेरा 60 है, तो या तो 55 के करीब होगा, 4-5 किलो कम होगा, या 65 के करीब होगा, 10 किलो के अंदर में घूमता रहेगा. However, the more complex a system, जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, and the longer time frame, और जितना लंबा टाइम फ्रेम है, the more blurred the view of the future will be. तो आपका जो फ्यूचर देख पाने की जो व्यू है वो ब्लर्ड हो जाती है. ब्लर्ड मतलब धुंधली हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग, ऑयल प्राइसेस और एक्सचेंज रेट्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फोरसी. कि पेट्रोल का रेट आज से 10 साल बाद कितना होगा कोई नहीं बता सकता. ग्लोबल वार्मिंग, धरती पूरी गर्म हो रही है, कितनी गर्म होगी, कितने दिन में सब पानी खत्म हो जाएगा, नहीं पता. इन्वेंशंस आर नॉट एट ऑल प्रेडिक्टेबल. लोग कहते हैं कि इस साल तक तो हवा में उड़ने वाली कार आ जाएगी. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना. किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इंटरनेट आएगा.
because if we knew what technology would invent in the future, we would be already have invented it. क्योंकि अगर हमको मालूम होगा कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाएगी तो हमारे पास पहले से होती. करीब 50 साल पहले लोगों ने बता दिया था कि ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल हो जाएगी. ह्यूमन क्लोन समझते हैं? क्लोन एकदम आपके शरीर में से अणु निकालकर एकदम आप जैसा बंदा तैयार कर देना. 50 साल पहले उन्होंने बोला था कि 15 साल में हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ. सो बी क्रिटिकल व्हेन यू एनकाउंटर प्रेडिक्शंस. इसलिए अगर कोई प्रेडिक्शन करता है आपके सक्सेस की या आपके फेलियर की या किसी की भी सक्सेस या फेलियर की, तो बहुत क्रिटिकल रहिए, मतलब एक्सेप्ट मत करिए. Whenever I hear one, जब मैं सुनता हूं कोई प्रेडिक्शन, I make sure to smile no matter how bleak it is. अंदर अंदर मुस्कुराता हूं, चाहे जरा सा ही मुस्कुराऊं, मैं हंसता हूं. फर्स्ट, what incentive does the expert have? मैं सोचता हूं, then I ask myself two questions. दो क्वेश्चन पूछता हूं. पहला, ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है कि 10 साल में ये हो जाएगा. जैसे कोई आदमी आए आपसे बोले, तो पता है आशीष 10 साल के अंदर अंदर इंटरनेट कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है. तो आपको पूछना पड़ेगा, अच्छा कहीं इसकी अपनी इंटरनेट की कंपनी में नहीं डाल रहा है वो. या मैं बोलता हूं, अक्सर मैं बोलता हूं कि पता है 10 साल में 15 साल में स्कूलिंग बदल जाएगा. तो मेरा पीछे मोटिव है बोलने का, मैं बदलना चाहता हूं स्कूल को. तो पहला चीज तो आप पूछे कि उसका क्या मोटिव है. इफ ही इज एन एम्प्लॉई, कुड ही लूज द जॉब इफ ही इज ऑलवेज रॉन्ग. तो अगर वो गलत कहेगा तो क्या उसकी जॉब चली जाएगी, ऐसा है? और इज ही अ सेल्फ अपॉइंटेड गुरु हु अर्न्स अ लिविंग थ्रू बुक्स एंड लेक्चर्स. या वो बंदा खाली किताब पढ़ के लोगों को बताता रहता है कुछ कुछ. The latter type of forecaster relies on the media attention, so predictably his prophecies tends to be sensational. जो दूसरे वाले होते हैं जो किताब पढ़ करके लोगों को बताते हैं, वो मीडिया से अटेंशन लेना चाहते हैं, अखबार में न्यूज में फोटो लाना चाहते हैं या टीवी में बोलना चाहते हैं और सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने बारे में. सेकंड, दूसरे कौन होते हैं? हाउ गुड इज हिज सक्सेस रेट. और उसने जो पिछली बार फोरकास्ट किया था वो कितना सही निकला. हाउ मेनी प्रेडिक्शंस हैज ही मेड ओवर लास्ट 5 years. कितने प्रेडिक्शन बोले थे उसने. आउट ऑफ दीज हाउ मेनी हैव बीन राइट एंड हाउ मेनी हैव नॉट. कितने सही हुए कितने गलत. दिस इंफॉर्मेशन इज वाइटल येट ऑफन गोज अनरिपोर्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसको लोग रिपोर्ट नहीं करते. आई इम्प्लोर द मीडिया. मैं मीडिया को इम्प्लोर करता हूं, मतलब मैं तो दूर रहता हूं. प्लीज डोंट पब्लिश एनी मोर फोरकास्ट विदाउट गिविंग पंडित ट्रैक रिकॉर्ड. कोई फोरकास्ट डालने से पहले मैं मीडिया वालों से कहता हूं उनका ट्रैक रिकॉर्ड लिखो कि कितने फोरकास्ट किए कितने सही हुए. फाइनली और लास्ट में, सिंस इट इज सो फिटिंग, अ कोट फ्रॉम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर. टोनी ब्लेयर ने इसी के बारे में कहा था, आई डोंट मेक प्रेडिक्शंस, आई नेवर हैव वन एंड आई विल नेवर विल. बोलता है मैं प्रेडिक्शंस कभी नहीं करता हूं, ना मेरे पास प्रेडिक्शंस हैं और ना ही तो मैं करूंगा भी. एक फोरकास्ट, मैं था क्लास 12th में था, मुंबई बहुत अच्छी शहर, वहां पर पिताजी ने एक मकान खरीदा. जब पहला मकान उन्होंने खरीदा था 5.5 लाख रुपए का, एक कमरे का था. छोटा छोटा कमरा पड़ गया तो 9.5 लाख रुपए में एक साल या 2 साल बाद दूसरा मकान लिया. ये बात है 1990 की, आज से 24 साल पहले की. 9.5 लाख का मकान ले लिया. उसमें 2 कमरे थे, एक किचन था. तो 2 को हम लोगों ने 3 पार्ट में कर दिया, ड्राइंग रूम को डिवाइड कर दिया. तो एक कमरा मेरा हो गया, मम्मी मेरा और मेरे भाई का, दूसरा मेरी मम्मी का, पापा का, और एक छोटा सा ड्राइंग रूम और एक बाथरूम था और एक किचन था. अच्छा, उसमें हम लोग रहे करीब 90 में मैंने 8th, 92 में 10th, 94 में 12th, फिर 95 96 में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. तो करीब 6 साल बीत गए. फिर पापा के पास कुछ पैसे आए होंगे कि मैं कहीं पैसा लगाऊं. उनकी उम्र भी होगी जैसे मेरी आजकल उम्र है ऐसी होगी. तो किसी ने कहा कि जो हांगकांग है ये डिसॉल्व होने वाला है, चाइना इसको अपने कब्जे में लेने वाली है. अभी हांगकांग अलग देश माना जाता है, उस पर किसी का कब्जा नहीं.
तो और वो कहां जाएगी? वो शिफ्ट होके बंबई के आउटस्कर्ट्स पे आने वाली है। ये प्रेडिक्शन हुआ था और इतना बड़ा प्रेडिक्शन था कि आप बंबई में आज भी चले जाइए तो न्यू बॉम्बे उस जगह का नाम है। वहां पर जो लोकल स्टेशन, ट्रेन की लोकल ट्रेन की स्टेशन है वो 9 फ्लोर की है। पूरी स्टेशन ग्रेफाइट की बनी हुई है, वाशी जहां पर हम लोग उतर के जाते थे, बहुत बढ़िया बने। वहीं पर मेरा मेडिकल कॉलेज भी था। ऐसे ही करीब 25-30 स्टेशन है, खूब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, उसके रेट आसमान को छू रहे थे। तो उसमें एक फ्लैट 26 लाख का एक बड़ी टावर में पापा ने खरीदा, एक और फ्लैट उन्होंने उसी के ऊपर खरीदा, दो 26-26 लाख के फ्लैट खरीदे। ये हो रहा था कि हम लोग इस छोटे मकान को किराए पर दे देंगे और न्यू बॉम्बे में चले जाएंगे, या तो कम से कम नहीं जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो रहेगा ही। फिर और रेट बढ़ेगा, ऑब्वियसली। रेट क्यों बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि विदेशी आने वाले हैं भाई, वो लोग डॉलर्स पे पैसा लेकर आएंगे। वो लोग जब तुम्हारा मकान खरीदेंगे तो आज जो तुमने 25 लाख में खरीदा है वो हो सकता है 2.5 करोड़ में बिक जाए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। फिर 2 साल बीता, 3 साल बीता, कोई न्यूज नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई न्यूज नहीं। कुछ स्टेशन तो आधे बने आधे रुक गए गवर्नमेंट के, और जो बिल्डिंगें बनी बड़ी बड़ी 10-12 हजार बिल्डिंगें बनी होंगी, उनके फ्लैट बन गए हैं, बिक ही नहीं रहे हैं। खैर किस्मत पापा जी की अच्छी थी, उनके फ्लैट दोनों मिल गए उनको, और उसके रेट ये लिया था उन्होंने 1990 में 56 लाख रुपए का 2 फ्लैट। आज उसकी कीमत सोचिए कितनी होगी? मुश्किल से 26 लाख का फ्लैट अब होगा 40-50 लाख का, डबल, मुश्किल से डबल हुआ होगा। आप सर मुश्किल से डबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो 9.5 लाख रुपए का फ्लैट लिया था जो 2 कमरे का था, वो उससे 6 साल पहले लिया गया था और उसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए होगी। वो 10 टाइम्स हो चुका है, और वहां पर कोई न्यूज नहीं थी कोई विदेशी आने वाले हैं। पिताजी बताते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी फ्लैट लेकर। अगर वही 50 लाख रुपए गांव में जमीन खरीदी होती, अपने आप उस जमीन की कीमत 50 लाख की आज कम से कम 6-7 करोड़ रुपए होती, जो आज 1 करोड़ भी शायद मुश्किल से नहीं होती। इसका तो मैं लाइव एग्जांपल मैंने देखा था। घर में ऐसे बहुत से प्रेडिक्शंस होते हैं, और हम सब पढ़ाई के बारे में भी करते हैं। मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत खराब खराब प्रेडिक्शन किए थे कि ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक ठाक हो गया। मेरे भाई ने अपने बारे में प्रेडिक्शन किया था कि मैं सुनता बोलता नहीं, गूंगा बहरा है वो, तो मैं क्या करूंगा, चाय की दुकान खोल लूंगा शायद, और इस समय पूरे घर में सबसे अच्छी जॉब उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो प्रेडिक्शंस जब भी कोई करे, आपका भी दिमाग जब प्रेडिक्शन करे तो उसके पीछे देखिएगा कि किस लॉजिक पे कर रहा है। गुस्से में कर रहा है, अरे मैं दिखा दूंगा, मैं कर लूंगा, देखना जब मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा। ये ई सेंटर से निकला हुआ प्रेडिक्शन, आई सेंटर से निकला हुआ प्रेडिक्शन बहुत बोलेगा नहीं, वो हिसाब किताब लगाएगा, बोलेगा कम से कम क्या हो सकता है वही बोलेगा। जैसे अगर वो सोचता है कि मैं 90% पा जाऊंगा, तो ये नहीं बोलेगा 90% पा जाऊंगा, बोलेगा कि यार पास हो जाऊंगा, मैं पक्का है पास हो जाऊंगा। इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा वो, हमेशा नीचे वाला एंड बोलेगा वो। मुझसे जब कोई पूछता है कि आपकी काउंसलिंग कितनी तेज बढ़ेगी, कितने बच्चे आएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, तो फिर मैं एक ही चीज बोलता हूं उनको, एक बंदा तो हमेशा काउंसलिंग करवाएगा। कौन? मैं अपने आप को तो काउंसिल करता ही रहूंगा, चाहे कोई मिले चाहे ना। अब 2 हो गए हैं, इनफैक्ट हमारी वाइफ भी हो गई और बेटा भी हो गया है, तो 3 लोग, बल्कि राम जी भी हो गए हैं फिलहाल। वही अब जाएंगे। तो लेकिन आप दोनों भी हैं, फिलहाल तो है ही, फ्यूचर का पता नहीं लेकिन अभी तो है ही। सो प्रेडिक्शंस से बहुत बचें, चाहे अपने दिमाग में प्रेडिक्शन हो रहा हो चाहे किसी और के दिमाग में। बी क्रिटिकल अबाउट देम। मतलब ऐसा नहीं कि मना कर दीजिए, जस्ट बी क्रिटिकल, देखिए कैसे कैसे। कल की छोटी सी घटना मैं बताऊं, हम लोग यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, तो किसी ने
एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, रिम्पी को बोला तुम लोग पागल हो, तुम लोग छोड़ के जा रहे हो यहाँ से, चंदन की गुलाम हो। तुम्हारी जगह मैं होती, मैंने तो अपना सेंटर डाल दिया होता। कितना कमा रहे हो तुम लोग? 2 लाख 3 लाख। मुझे देखो, मुझे 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमाती हो। फिर उन्होंने एग्जाम्पल बताया, मेरठ में एक डॉक्टर है, वो तो एक्सरे भी नहीं करती, खाली अल्ट्रासाउंड करती है, और उनके पास रेक्सटन ऑटोमेटिक कार है, मतलब 25 लाख की कार है। तो खैर, रात को रिम्पी पहुंची 10:30 बजे घर। 8 से लेकर 10:30 बजे तक मैडम ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया था। अशु पूछ के आओ मशीन कितने की आती है, और एक अच्छी जगह देखो, मैं अपना सेंटर डालूंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती, मैं अपना डालूंगी। तुम स्कूल चले जाया करो, तुम स्कूल का ही काम करो। मैं देखता रहा उसको, मैं मुस्कुराता रहा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम मैं अपना खर्चा तो निकाल सकती हूँ, इतना तो कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा रिम्पी ऐसा करेंगे, अपना सेंटर डालेंगे, तो मशीन आती है अल्ट्रासाउंड की मशीन, करीब 10-12 लाख रुपए की आती है। तो डाउन पेमेंट आपने 2 लाख कर दिया, 10 लाख रुपए ईएमआई देना पड़ेगा। तो मैंने जब कार लिया था तो 1 लाख रुपए डाउन किया था पेमेंट, और 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था। तो 1 लाख पर बैंक ब्याज लेती है 2,500 रुपए, मतलब ईएमआई जाती है। तो 2 लाख पर 5,000 रुपए में हर महीने देता था, और ऐसा मैंने दिया है करीब 5 साल तक के लिए। तो अगर 2 लाख पर 5,000 हो गया तो 10 लाख पे कितना हो गया? 25,000 रुपए। मैंने कहा चलो 25,000 रुपए एक ही हर महीने देना पड़ेगा। एक जनरेटर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मशीन उस पर चलेगी नहीं। तो जनरेटर भी करीब 2-2.5 लाख रुपए का आता है, और वो पेट्रोल भी खाएगा। तो डेली का पेट्रोल खाएगा तो कम से कम 400-500 का पेट्रोल तो डेली खाएगा ही, क्योंकि बड़ा जनरेटर रहेगा। तो वो हो गया 500 रुपए रोज, 500 का पेट्रोल, 500 का पेट्रोल नहीं तो कम से कम 250 का पेट्रोल, 300 का पेट्रोल हो गया। और आप अपने घर पे नहीं चला सकते, एक दुकान लेनी पड़ेगी। तो दुकान का किराया, अभी जिस मकान में रहते हैं उसका 10,000 रुपये किराया है, दुकान का तो डबल ही किराया हो जाएगा, तो 25,000 रुपये उसका किराया हो जाएगा। तो 25,000 रुपये उसका ईएमआई, 25,000 रुपये दुकान का किराया, और करीब कुल जोड़ जड़ा करके हम लोगों का 50, 60, 70, 80,000 रुपये तक का खर्च निकल के आया। अच्छा, ये तो हो गया खर्च। अब हमारी कमाई कितनी होगी? तो कम से कम 10 अल्ट्रासाउंड तो निकलेंगे। मैं 10 डॉक्टर्स को जानती हूँ, अगर एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे भेज दिया, एक, हाँ, इनका रेट कितना रखेंगे हम? का रेट 500 रुपए, नॉर्मली 700 होता है, 500 रख लेंगे। कहा ठीक है। और मेडिकल बिजनेस में कमीशन भी चलता है, कुछ लोग 10%, कुछ लोग 20%, कुछ लोग 50%। एक यहाँ दुकान खुली है 50-50% कमीशन देते हैं। तो 500 रुपए एक पेशेंट से, और 10 पेशेंट मिले तो कितना हो गया? 5,000 रुपए एक दिन का। इसमें से आधा तो कमीशन चला गया, तो 2,500 रुपए हुआ। और ये 2,500 आपका रोज नहीं आएगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो मैंने 20 दिन का जोड़ा। 2,500 इंटू 20 कितना हो गया? 2,500 इंटू 10 25,000, और 20 50,000, तो 50,000 रुपए की इनकम होगी, और 80-90 हजार रुपए का खर्च है। इसका मतलब मीट आउट नहीं होगा। ये तो हो गया लोअर एंड कमाई। अपर एंड कमाई, मैक्सिमम कमाई कितनी हो सकती है अगर हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती है? जो सारे सेंटर्स यहाँ पर बेस्ट सेंटर्स हैं, 50, एवरेज 50 अल्ट्रासाउंड करते हैं, कभी 30, कभी 40, कभी 50, बहुत मुश्किल से 60 जाता है। चाहे आशा पैथोलॉजी ले लीजिए, चाहे संजय तोमर सर की पैथोलॉजी ले लीजिए, चाहे चंदन ले लीजिए। 50 अल्ट्रासाउंड का मतलब कितना हो गया पर डे का? 50 इंटू 500 जोड़ा है हमने, 25-30 हजार रुपए पर डे का हो गया। तो 10 दिन का हो गया 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए, तो 20 दिन का हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख का आधा खर्च कर दो, आधा बचा 3 लाख रुपए। वो हमारी सैलरी आज की डेट में। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, ये हमारी एवरेज सैलरी है। फिर मैंने पूछा रिम्पी से, डालना है अपना दुकान? रहने दो आशु, नौकरी करते ठीक। तो ये मैंने क्रिटिकल होकर उस फोरकास्ट को रोका, नहीं तो आज हम यहीं पर अल्ट्रासाउंड मशीन कर डाल रहे होते पीछे अंदर कमरे।
नहीं, हमने एक और दूसरा ऑप्शन, मैंने दिमाग में अलग ऑप्शन सोचा है। अगर स्कैन सेंटर डालना है तो दूर कहीं जॉब करते रहो और कहीं दूर एक ऐसा स्कैन सेंटर डालो जिसको आपको नहीं चलाना, जैसे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में डॉक्टर को कुछ नहीं करना, टेक्नीशियन करेगा और सीटी स्कैन की इमेज निकाली जाएगी और मुझे मेल कर दो। मैं जहां पर भी बैठा हूं नेट से खोलूंगा, उसकी रिपोर्ट देखकर आपको आधे एक घंटे में दे दूंगा। उससे क्या फायदा? फायदा यह कि एक स्कैन सेंटर, एक स्कैन आए चाहे 10 आए, मैं वहां से सैलरी उठा रहा हूं। मैं उसको 10 साल तक चला सकता हूं अपने पॉकेट से, उसके ऊपर मुझे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये मैंने अपना दिमाग का कैलकुलेशन लगाया कि आज के उस पे थोड़ा पैसा आएगा तब ये हम करेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि प्रिडिक्शंस चाहे अपने बारे में करें चाहे किसी और के बारे में, हमेशा क्या रहे, क्रिटिकल रहे। जेनोगा जब मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना, तो मैंने सोचा था कि 12 महीने का प्रोग्राम है वो, 12 से 18 महीने का, खाना कम करने का और ब्रीदिंग करने का। आज करीब 7 साल हो गए हैं, मैं पूरी तरह से उसमें ट्यून नहीं हो पाया हूं। लेकिन उसने कहा है आपको जितना भी टाइम लगे, यू हैव टू डू इट स्लोली विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। खाना कम करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, धीमे धीमे करना है। सांस धीमे धीमे कम करनी है, सेक्स धीमे धीमे कम करना है। कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। आपके मन में यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं साधु हूं। आपको खाली ये फीलिंग होनी है कि मैं बीमार था, नॉर्मल आदमी बीमार है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बीमार है, तो मैं ठीक हो रहा हूं। ये दवाई की तरह हम खा रहे हैं, ना कि ब्रह्मास्त्र आ गया मेरे पास। तुम्हें पता है मैं दिन में एक बार खाली खाना खाता हूं। लोग जब व्रत उपवास करते हैं तो उसको बड़ा घमंड से बताते हैं, 9 दिन का उपवास है उनका, कुछ खाएंगे नहीं वो। जेनुका बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को बताइए ही मत, क्योंकि आप तो बीमार हैं। आप ज्यादा खाना खाना आपकी लत पड़ी हुई है, इसको ठीक कर देंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन जो था कि नहीं, कल चलो 1 साल नहीं, 2 साल, 2 नहीं 3, 7 साल हो गए। बट जेनुका ये भी कहती है बहुत से लोगों ने 25-25 साल में किया है। मैंने जल्दबाजी नहीं की है। गौतम बुद्ध ने 9 साल में कर लिया था। गौतम बुद्ध जिस दिन घर से निकले थे, 9 साल बाद उनको एनलाइटमेंट मिला था। महावीर को भी ऐसे 12 साल में हुआ था। कृष्ण का पता नहीं कितने साल में हुआ था। राम का भी मालूम नहीं, क्योंकि इनको सब घालमेल कर दिया हिंदुओं ने। उनको बता दिया पैदाइशी भगवान थे। तो अपने को भरमाइए मत, क्रिटिकल रहिए। कोई क्वेश्चन तो नहीं?